हेलो गाइज, वेलकम टू ई कक्षा। ई कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, जैसे हम लोग पहले भी ला रहे थे, एसएससी ट्यूब का जो लाइव मॉक टेस्ट होता है पर वीक जो रहता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो सभी के लिए फ्री रहता है, उस मॉक टेस्ट के हम लोग लाइव वीडियोस लाते हैं, उसके लाइव सॉल्यूशंस लाते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो आपको वीडियो की फॉर्म में यहाँ पर मिलेंगे। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं और इस वाले सीरीज के इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इस वीक का जो पेपर है वो देखते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं मैथ्स वाला सेक्शन आज ले रहा हूँ। सो मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया क्या कि 35 की पावर 73 को जब हम लोग 53 की पावर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर की लास्ट दो डिजिट क्या आएंगी। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ 197, तो इस 197 की लास्ट दो डिजिट है 97। ऐसे एक नंबर लिख दिया, मान लो मैंने 283, इस 283 की लास्ट दो डिजिट क्या है 83। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनकी लास्ट दो डिजिट क्या आएंगी। देखा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। जब मैं नंबर सिस्टम आप लोगों को यहाँ पे ई कक्षा पे करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा ही, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इसके सॉल्यूशंस पे सीधा आते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे पूछूं कि इस 197 की लास्ट दो डिजिट क्या है, तो आप लोग कहोगे 9 और 7 यानी 97। और अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो भी मेरे को क्या मिलेगा, जो मेरा रिजल्ट बचेगा ये 197 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो बाकी बचेगा वो बचेगा 97, यानी 100 तो पूरा पूरा चला जाएगा, बट बाकी जो रिमेनिंग बचेगा, रिमाइंडर जो होगा वो होगा 97। यानी ये क्वेश्चन मेरा रिमाइंडर थ्योरम से होगा। किसी भी नंबर को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो जो भी रिमाइंडर बचता है, वट एवर इज द रिमाइंडर, वही मेरी लास्ट दो डिजिट होती है। तो यहाँ पर इस नंबर को भी मैं 100 से डिवाइड करूंगा। अब यार इस नंबर को 100 से डिवाइड करूंगा तो अगेन आप लोग यही कहोगे कि इतना बड़ा नंबर है, इसको पहले तो मल्टीप्लाई ही कर ले। मल्टीप्लाई कर ले तो 100 से डिवाइड करने की जरूरत ही क्या है। तो हम लोग वो तरीका देखेंगे, इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। एक चीज याद रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 197 को जब मैंने 100 से डिवाइड करा है तो 97 रिमेनिंग यानी लास्ट दो डिजिट आएंगे। इस रिमाइंडर थ्योरम को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आप लोगों को ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर जो 35 की पावर 73 है, इसको मैं 35 इंटू 35 इंटू 35 की बाकी बची हुई पावर यानी 71 में कन्वर्ट कर लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 53 की पावर 25 एज इट इज, डिवाइड बाय 100। अब मैंने ये किस लिए करा, बिकॉज 35 और 35 इन दोनों के अंदर 5 भी आ रहा है, यानी 5 के मल्टीपल्स हैं। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा, सॉरी डिवाइड करूंगा, तो ये जाएगा 20 पर। अगेन यहाँ पर ये 7 पर जाएगा, ये जाएगा 4 पर। यानी मैंने इस 100 को दो बार कैंसिल आउट करा और दो बार कैंसिल आउट करने पे कितने से सॉल्व करा इसको मैंने 25 से। तो अब जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा, मेरा काम बस इतना है कि उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अब इसकी एक और तरीका रहता है, यहाँ पर 4 को जब मैं 7 को जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो दो रिमाइंडर बचते हैं, एक बचता है +3, एक बचता है -1। ऐसे अगेन यहाँ पर +3 और -1 बचता है। 35 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है -1 और +3, और यहाँ पर रिमाइंडर बचता है +1 और -3। ये रिमाइंडर बचते हैं। अगर आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम करी हो तो आपको ये चीज पता होगी, अगर नहीं करी हो तो एक कक्षा पे हम लोग वो चीज करवाएंगे। तो यार यहाँ पे आपको जो भी रिमाइंडर दिख रहे हैं उनको आप उठा लीजिए। यहाँ से मैं -1 उठा रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से भी -1 उठा रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से भी -1 ही उठा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर -1 ही बचेगा। -1 क्यों बचेगा, क्योंकि -1 की पावर 71 आ रही है, यानी ऑड पावर आ रही है, तो ये माइनस ही रहेगा। मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ से मैं उठा रहा हूँ +1, और +1 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो +1 ही रहेगा, तो ये +1 ही रहेगा। यानी अल्टीमेटली मेरा जो रिमाइंडर आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू +1, तो ये आ जाएगा टोटल मिलाकर -1। और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं रहता, ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो रिमाइंडर अगर -1 आया है तो इस 4 में से जब मैं -1 कर रहा हूँ तो ये बचता है 3, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड करा है। और मैंने आप लोगों से कहा था जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इस 4 को 100 से 4 तक लाने के लिए मैंने 25 से डिवाइड करा है। तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 75। यानी जो ये वाला नंबर दे रखा है मुझे, इस नंबर को जब मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 75, यानी इसकी लास्ट दो डिजिट क्या होंगी 75। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जिसका अंदर बोला गया क्या, एक हमें फिगर दे रखी है या फिर एक डाटा दे रखा है, a² + b² इंटू साइन a प्लस 2ab cos a, 2ab cos a इज इक्वल टू, ये इक्वल टू दिया हुआ है a² + b² के। ओके, और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बताना है क्या
कि कॉट ए कितने के इक्वल होगा, बट विल बी कॉट ए इक्वल टू, देखा आप लोगों को जब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो वहां पे आप लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ जो जब आप लोगों को एक कक्षा पर ट्रिग्नोमेट्री करवाई जाएगी तब बताई जाएगी। वो ट्रिक है क्या, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, तो याद रखना ये जो a है ये परपेंडिकुलर रहता है, ये जो b है ये बेस रहता है, और ये c जो है ये हाइपोटेनस रहता है। यानी जिस भी एंगल थीटा के लिए बात की जा रही है उस एंगल थीटा के लिए ये a जो है परपेंडिकुलर है, b जो है बेस है, ये c जो है हाइपोटेनस है। और अगर ये यहाँ पर इसी चीज को प्ले करें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला यहाँ पर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 2ab हो जाएगा यहाँ पे बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और यहाँ से अगर मैं कॉट a निकालूं तो कॉट a क्या रहता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कॉट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस यानी 2ab अपॉन परपेंडिकुलर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हम लोगों का बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सॉरी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो क्वेश्चन के अंदर, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन में बोला क्या गया, ए फिनिशेस 5/7 ऑफ अ वर्क इन 2x आवर्स। तो ए जो है 5/7 ऑफ अ वर्क 2x आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, एंड उसके बाद दिया हुआ है बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए, बी जो है वो ए से दुगना क्षमता से कार्य कर रहा है, एंड फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क, और वो बाकी का काम कंप्लीट कर रहा है। तो हमें बताना है फॉर हाउ मच टाइम डिड बी वर्क, तो बी ने कितनी देर के लिए काम करा है। तो यार अगर यहाँ पे मुझे ए और बी दे रखे हैं, ए जो है वो किसी टाइम के अंदर उस काम को खत्म कर रहा है, बी किसी टाइम के अंदर उस काम को खत्म कर रहा है, मुझे बोला गया है कि ए जो है उसकी जितनी भी एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी है उससे ज्यादा, बी की एफिशिएंसी उसके डबल है, और अगर बी की एफिशिएंसी डबल होगी तो इनका जो टाइम का रेशो आएगा वो आ जाएगा 2:1। यानी अगर सेम वर्क को करने में ए को लग रहे हैं 2 यूनिट तो बी को लगेगा 1 यूनिट टाइम। तो ये यहाँ पर टाइम इसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये जो दे रखा है 2x दे रखा है, तो यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इस काम को करने के लिए, इस 5/7 वर्क को करने के लिए बी को लग रहे होंगे कितने x आवर्स, क्योंकि ये दो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को। तो 5/7 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन x आवर्स। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ से पूछूं कि जो b है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ b, तो आप लोग कहोगे ये 5/7 वर्क कर रहा है x आवर्स में, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 5/7x, ये आ जाएगी b की एफिशिएंसी। और अब कितना काम बचा हुआ है, अब जो काम बचा हुआ है 2/7, तो 2/7 वर्क बचा हुआ है और b की एफिशिएंसी है 5/7x। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं b को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क है 5/7x, सॉरी टोटल वर्क है 2/7 जो बचा हुआ है, डिवाइड बाय जो भी b की एफिशिएंसी होगी यानी 5/7x, इतना टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2/7 इंटू 7/5x, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, ही आ जाएगा 2/5x। तो ये रहेगा हम लोगों का आंसर। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है दैट ₹1,20,000 वर इन्वेस्टेड बाय रवि इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। तो however every year he has to pay 30% tax on compound interest he gets। तो हर साल जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिल रहा होगा उसके ऊपर उसे 30% का टैक्स देना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है क्या कि उसको हर साल 20% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और इस 20% का 30% जो है वो उसको देना पड़ रहा है एज अ टैक्स। तो यार अगर मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ रहा है तो मेरे पास कितना बचा, देखो यार अगर मेरे को 30% पे करना पड़ रहा है इसी 20% का, यानी टोटल का मुझे 6% पे करना पड़ रहा होगा। यानी अगर मुझे 20% इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसमें से मैं 6% जो है वो एज अ टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा 14%। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती दे रखी है, यहाँ पे 3 इयर्स की जगह 34 इयर्स दे रखे हैं, जो कि है गलत। बिकॉज अगर 34 इयर्स से जाओगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होने से रहा। आप लोग अगर इसके सॉल्यूशन में भी देखोगे, क्योंकि आप लोगों को मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अगर सॉल्यूशन में भी देखोगे उसको 3 इयर्स मान के करा गया, 34 इयर्स का एसएससी में नहीं आएगा, क्योंकि वो एसएससी के अंदर क्या कैट लेवल में भी नहीं आएगा वो। 34 इयर्स अगर आप सोल्व करने चले गए 2 घंटे का टाइम, तो मतलब 2 घंटे के अंदर विदाउट पेन एंड पेपर तो वो होगा ही नहीं। और पेन एंड पेपर भी अगर आपने यूज कर लिया तो मुझे नहीं पता कितने पेपर आपको यूज करने पड़ेंगे, कितने पेन की इंक खत्म होगी, तब जाके वो निकलेगा। तो यार ये 14% जो है
ये है 14% को हम मानते हैं 7/50 फ्रैक्शन में। जब मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा तो बताऊंगा इसको हमने क्यों माना है। और क्योंकि टाइम हम 3 साल का लेके चल रहे हैं, तो इस 50 की पावर 3 कर लेते हैं, यानी 1,25,000। इसको प्रिंसिपल मान के मैं तीनों सालों का इंटरेस्ट निकालूंगा। और तीनों सालों का जब आप इंटरेस्ट निकालोगे, टोटल यहाँ पर आप करोगे तो आंसर आएगा 1,77,728 इसके अराउंड आएगा जो टोटल अमाउंट बनेगा। और यही पूछ रहा है कि 3 साल बाद टोटल अमाउंट कितना होगा, तो ये टोटल अमाउंट रहेगा। लेकिन इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो आप लोगों को पेपर के अंदर दे रखा है वो सही नहीं है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन ऑफ दीज है विच इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जो एसएससी ट्यूब ने आंसर दिया हुआ है वो गलत है, उसमें सी ऑप्शन दे रखा है विच इज नॉट राइट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। इसे देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, आपसे पूछा गया कि एक सीरीज दे रखी है, उसमें से हम लोग क्या नंबर माइनस करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा हमें सीरीज क्या दे रखी है। तो ये दे रखी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1018 माइनस 1017 का स्क्वायर प्लस 1016 का स्क्वायर माइनस 1015 का स्क्वायर, और प्लस ऐसे करते 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 हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तक यहाँ पे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओ तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर मैं इसको ब्रेक करूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ऐसे ये भी 101, यहाँ पे पीछे प्लस है, 1016 माइनस 1015 इंटू 1016 प्लस 1015, और ऐसे करते 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 मैं यहाँ पे 2 प्लस 1 पे चला जाऊंगा और ये मेरी सीरीज बनेगी। अब आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 1018 माइनस 1017 ये कितना है 1, ऐसे ही जो 1016 माइनस 1015 है ये भी 1 है। यानी यहाँ पर ये जो पहले वाला a माइनस बी है, हर एक सीरीज के अंदर इसका मल्टीप्लीकेशन 1 ही रहेगा, सॉरी इसका डिफरेंस जो है वो 1 ही रहेगा। और उसको जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देता हूँ। तो हो जाएगा 1018 प्लस 1017 प्लस 1016 प्लस 1015, ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे 2 प्लस 1 तक। और यहाँ पर जब मैं जा रहा हूँ तो आप लोग देखोगे ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और यहाँ तक आते आते वो 1018 तक है। तो अगर मुझे सबका सम निकालना हो तो n की वैल्यू यहाँ पे 1018 है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स रहता है n इंटू n प्लस 1/2, और इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में भी 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1018 इंटू 1019, जिसको कि मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1018 इंटू 1018 प्लस 1। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यार 1018 इंटू 1018 ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया, माइनस 1018 बच रहा है। तो अगर मैं इस 1018 सॉरी ये प्लस 1018 अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये तो गाइस हम लोगों के पास ये बचा 1018 का स्क्वायर प्लस 1018। अब ये जो आंसर बच रहा है इसमें मुझे पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा। तो यार ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है ही है, अगर मैं इसमें से 1018 माइनस कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसमें से 1018 माइनस करूंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है दैट एक ट्रायंगल दे रखा है हम लोगों को ABC, और इसकी साइड्स दे रखी हैं ये x, ये वाली साइड y और ये वाली साइड z, ये साइड दे रखी है इसकी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या दैट हमें फाइंड करनी है वैल्यू sin b प्लस सी, sin b प्लस सी अपॉन sin c की, ये वैल्यू x y z के टर्म्स में कितनी आएगी, ये हम लोगों को निकालना है। देखो जब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब एक दो छोटी सी चीजें वहां पर भी बताऊंगा जिसका यहाँ पर यूज होता है। देखो आपको एंगल b प्लस सी दे रखा है sin थीटा में, तो अगर साइन आइडेंटिटी इसकी दे रखी है तो आप लोग अगर b प्लस सी निकालो तो मैं b प्लस सी को लिख सकता हूँ 180 माइनस ए। क्यों? क्योंकि a प्लस b प्लस सी इन तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, तो b प्लस सी कितना लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस ए, और यहाँ से अगर मैं साइन b प्लस सी निकाल दूं तो वो रहेगा साइन 180 माइनस ए, और यानी साइन 180 माइनस ए जो है ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो ये निकल कर आएगा साइन ए के इक्वल, यानी साइन बी प्लस सी की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना साइन ए। अब यार एक और छोटी सी थ्योरम रहती है जिसको ज्योमेट्री के अंदर हम लोग करेंगे। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या है, मान लो ये वाला एंगल जो है ये सी है, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, तो इनके जो अपोजिट साइन थीटा रहते हैं
और इन साइड्स का एक छोटा सा रेशियो बनता है। वो रेशियो कैसे बनता है, इस वाले एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी अपॉन साइन सी, क्योंकि ये वाला एंगल साइन सी लिया हमने। इसी तरीके से इस वाले एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी अपॉन साइन ए, और इस वाले एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी अपॉन साइन बी। तो ये तीनों का रेशियो इक्वल रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को साइन ए और साइन सी का ही काम है, तो हम लोग यहाँ पर इस वाले रेशियो को नहीं ले रहे हैं और हम लोग यहाँ से अपना आंसर निकालेंगे। अगर यहाँ से मुझे साइन ए को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो साइन ए अपॉन साइन सी, ये इक्वल आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी के, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एक्स, और ए बी की वैल्यू दे रखी है जेड। तो ये रहेगा हम लोगों का आंसर। तो एक्स अपॉन जेड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, और इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया क्या, दैट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ सन एंड हिज फादर इज 2:7। एक सन है और उसके फादर है, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 2:7, एंड द रेशियो ऑफ हिज मदर एंड हिज फादर इज 5:7। तो अगर इसके फादर और मदर की एज का रेशियो निकालूं, सॉरी हिज मदर एंड फादर, तो वह 5:7, यानी मदर की एज 5 है तो फादर की एज है 7। तो ऐसा करें इन तीनों की एज का रेशियो मैं निकालूंगा तो 2:7:5 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर यानी सन की एज 2 इयर्स है तो फादर की एज 7 और मदर की एज है 5 इयर्स। अब इसके आगे क्वेश्चन में बोला गया क्या, आफ्टर 2 इयर्स द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन टू दैट ऑफ मदर। तो यहाँ पे मदर और सन ही बचे हैं, तो मैं उन्हीं की एज का रेशियो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सन और मदर की एज का रेशियो है 2:5, तो मैं उन्हीं को ले लेता हूँ सिर्फ। सन और मदर की एज का जो प्रेजेंट रेशियो है वो है 2:5, और वो 2:5 है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया क्या, दैट आफ्टर 2 इयर्स द रेशियो बिकम्स 5:11। 2 साल बाद जो रेशियो है वो 5:11 हो जाएगा। देखो एक तरीका तो आप लोगों को एसएससी ट्यूब ने दे रखा है इस क्वेश्चन को करने का, जो आप लोगों को लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मिलेगा उसका। लेकिन उसके अलावा भी एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखोगे तो मदर और सन दोनों की एज 2 ईयर इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सन की एज देखो तो 3 ईयर लग रही है, यहाँ पर मदर की एज देखो तो 6 ईयर्स लग रही है इंक्रीज हुई। सो दैट इज नॉट इक्वल। अब उसको इक्वल हम लोग करेंगे किस तरीके से, ये देख लेते हैं हम लोग। देखो इस 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। इस 5 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। यानी सन और मदर की एज का रेशियो अगर पहले 12:30 था, अब वो रेशियो 15 कितना हो जाएगा, 33। तो अगर आप लोग देखोगे दोनों की इस 3 इयर्स बढ़ी है, लेकिन इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 2 इयर्स। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, और 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 आ गई। तो यहाँ से अगर मैं सन की प्रेजेंट एज निकालूं, बिकॉज ये 12:30 प्रेजेंट एज वाला रेशियो है, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 12 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 इंटू 12 यानी 8 इयर्स। और सन की अगर प्रेजेंट एज 8 इयर्स है तो सन और फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो 2:7, और इस 2 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मुझे 8 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4, तो इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, यानी इस फादर की जो प्रेजेंट एज है वो जाएगी 28। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बोला गया क्या, एक फिगर दी हुई है और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है इस फिगर के अंदर, जिसकी डायमेंशन है 12x16, और आपसे बोला गया क्या, दैट 2 परपेंडिकुलर है डायगोनल एसी के ऊपर डीई और एफबी, और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल डीईसी प्लस ट्रायंगल एएफबी प्लस इन दोनों का एरिया हो जाएगा डिवाइडेड बाय ट्रायंगल एईडी और ट्रायंगल बीएफसी के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो ये हम लोगों को निकालना है। देखो एक छोटा सा मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखा दूं ये पहले। और ये इनका ये डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर्स है। तो हमसे पूछा गया ट्रायंगल डीईसी प्लस ट्रायंगल ये वाला अपॉन ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो यार एक चीज हम लोगों को यहाँ पे समझने की है, वो है क्या कि जो भी एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये कॉमन इनका डायगोनल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है इस पे। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल दोनों का एरिया इक्वल रहेगा, क्योंकि ये सेम रीजन की वजह से। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो ट्वाइस ये वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा।
ऐसे इस वाले ट्रायंगल प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो ट्वाइस ये वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। और जब मैं इनका रेशियो निकालने लगूंगा तो जो ट्वाइस हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। और वो निकलेगा कैसे, ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये जो DE है ये इस ट्रायंगल ABC की साइड AC के ऊपर, सॉरी ADC की साइड AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। और क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है तो यहाँ पे ट्रायंगल DEC ये हो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल AED। ये कैसे सिमिलर हुए ये मैं आप लोगों को ज्योमेट्री वाले चैप्टर के अंदर बताऊंगा। और क्योंकि ये सिमिलर हो रहे हैं इसी वजह से यहाँ पर जो इनके एरिया का रेशियो रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, वो रहता है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के एरिया के रेशियो के इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। यानी इस वाले एंगल के अपोजिट साइड आ रही है DC अपॉन इस वाले एंगल के अपोजिट साइड आ रही है AD, तो इसके स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ पे DC की वैल्यू दे रखी है मुझे 16 और इसकी वैल्यू दे रखी है 12, तो हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B जो है वो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 72। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा जो है ये रहता है, इसकी वैल्यू दी है A। तो मुझे यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो जब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू रहती है 1। यानी sec थीटा अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ दूं तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इसकी वैल्यू रहती है 1। और अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो sec थीटा माइनस tan थीटा ये रहेगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। यानी इस केस के अंदर ये रहेगा 1/a। यानी यहाँ पे अगर मैं sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 1/a। और यार अगर ये 1/a आ रही है तो इस इक्वेशन का यहीं तक काम था, ये आप लोगों को समझाने के लिए था। मैं इसको डायरेक्टली 1/a भी लिख सकता था। और अगर ये 1/a आ रही है तो यहाँ पे tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा विल बी इक्वल टू a प्लस 1/a। यानी 2 sec थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a के इक्वल। यानी sec स्क्वायर थीटा जो है, सॉरी sec थीटा सिर्फ sec थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/2a के। और आप लोगों को पता होगा sec थीटा जो है 1/cos थीटा रहता है। तो ऐसा अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस। तो ये हम लोगों का आंसर रहेगा। मैं देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट ऑप्शन। तो गाइस मैथ्स का आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया क्या, ओके अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, काफी लंबा सा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का ही टाइम होता है जो मेन होता है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया हो, इतनी देर में मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो सिर्फ उतना ही टाइम लगना है। उसके बाद ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को मार्कर ऑब्वियसली यूज करके ही बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया क्या, मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, देखो कितना टाइम लग रहा है। सौरभ गोज टू बाय बुक शॉप टू बाय अ बुक एंड अ नोटबुक। ही बार्गेन्स 10% डिस्काउंट ऑन द नोटबुक एंड 25% डिस्काउंट ऑन द बुक। तो वो 10% डिस्काउंट बुक के ऊपर नोटबुक के ऊपर ले रहा है, 25% डिस्काउंट बुक के ऊपर ले रहा है। बट ड्यू टू सम मिस्टेक, कुछ गलती की वजह से जो शॉपकीपर है उसने डिस्काउंट परसेंटेज दोनों का बदल दिया। उसकी वजह से सौरभ को कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ रहा है। सो आप लोगों को बताना है क्या कि हाउ मच एक्स्ट्रा मनी, व्हाट परसेंटेज एक्स्ट्रा मनी हैज ही पेड, उसने कितना परसेंट एक्स्ट्रा मनी पे करा है। इफ आपको नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट है 40% एज मच एज द बुक। तो यहाँ पे 40% मुझे दे रखा है, ये मेन काम की चीज है यार। 40% का मतलब रहता है कितना, 2/5। तो आपसे बोला गया दैट द नोटबुक कॉस्ट 40% एज मच एज द बुक। तो अगर बुक की कॉस्ट 5 रुपए है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 रुपए। और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए 500 और 200 मान लेता हूँ ताकि मेरे परसेंटेजेस इजीली निकल जाए। यानी ये नोटबुक है और ये नॉर्मल बुक है, इनकी कॉस्ट 200 और 500 है। उसको नोटबुक पे एक्चुअली डिस्काउंट चाहिए था 10% का, यानी उसको नोटबुक के ऊपर 20 रुपए का डिस्काउंट चाहिए था। 200 का 20%, 10% 20 रुपए। और बुक के ऊपर उसको 25% का डिस्काउंट चाहिए था, यानी 125 का। ये एक्चुअल डिस्काउंट उसको चाहिए था, लेकिन उसको डिस्काउंट मिला कितना होगा, उसको डिस्काउंट मिला है कितना, उसने उल्टा कर दिया डिस्काउंट परसेंटेज को, यानी 200 पे 25% दे दिया होगा, यानी 50 रुपए। और इस 500 का
10% दे दिया होगा, यानी कितना, अगेन 50 रुपए। तो यहाँ पर उसने कुछ मनी पे करा है, यहाँ पर कुछ मनी पे करा है, यहाँ पर उसने कितने रुपए का डिस्काउंट उसको मिल गया होगा। टोटल 700 की कॉस्टिंग आ रही थी, उस 700 में से उसको 145 लेस देने थे, क्योंकि ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है टोटल 145 को। तो अगर उसको 145 लेस देने होंगे 700 में से, तो वो कितने देगा, 555, यानी एक्चुअली उसको इतना पे करना था, एक्चुअली उसको इतना पे करना था, लेकिन अब वो सिर्फ 100 ही रुपए कम दे रहा है, यानी कितने रुपए दे रहा होगा वो, 600 रुपीज। अब वो कितने रुपए पे कर रहा होगा, 600 रुपए, यानी वो 45 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा है, कितने पर, अब ये जो 45 है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वो एक्चुअली में कितना मनी एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो यार वो 45 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा है, कितने पर, इस एक्चुअल 555 पर, तो इंटू 100 ये कितना परसेंट है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अराउंड 8.1% के इक्वल आएगा। तो ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक वॉच है, वो टाइम शो कर रही है 7:30 का, जिसमें से कि जो उसकी मिनट हैंड है वो दिखा रही है वेस्ट डायरेक्शन दिखा रही है। तो क्वेश्चन ने पूछा जो हावर हैंड है, जो घंटे की सुई है, वो किस दिशा दिखा, क्या दिशा दिखाएगी। तो देखिए ये हमारी वॉच होगी। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि कौन सी दिशा के अपोजिट कौन सी दिशा है, बस। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ने 7:30 टाइम शो करते हैं हमारे वॉच, ये हो गया हमारा 7:30, ये हमारी घंटे वाली सुई और ये हमारी मिनट वाली सुई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिनट वाली सुई है वो वेस्ट दिशा शो कर रही है, ये वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जो हमारी जो मिनट वाली जो हमारी ओवर हैंड है ये कौन सी दिशा दिखा रही है। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये कौन सी होगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की प्रेजेंट एज है 5:8 रेशो में। अच्छा ठीक, ये वाली बात हमें समझ आ गई कि ए और बी की 5:8 रेशो में प्रेजेंट एज है। अच्छा, सेकंड लाइन में वो क्या कह रहा है, अगर 8 साल बाद ए और बी की जो एज की रेशो है वो 2:3 हो जाती है, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम रेशो वाले किस तरीके से करते हैं। ये हो गया ए और बी की प्रेजेंट एज, और 8 साल बाद और बी की एज कितनी दे रखी है, 2:3। ये दो रेशियो दे रखी है हमें, और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ए की प्रेजेंट एज बतानी है हमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, हम सबसे पहले इनका गैप ले लेंगे 3 और 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे, ये तो 5:80 आ जाएगा अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 6:9। अब यहां पर कितना गैप था, 8 ईयर्स। ये क्या कह रहा था कि 8 साल बाद ये रेशियो हो जाएगी, ठीक है। तो 5 और 6 में कितना गैप है, 1 किसके बराबर है, 8 साल के। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा ए की एज, तो 5 किसके बराबर होगा, 5 × 8 = 40 ईयर्स। 40 ईयर्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है बी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 12 था। आपको अपनी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन सिलोग से है। इसमें क्या कह रहा है कि सम टैंक्स आर पोन्ड्स और सम पोन्ड्स आर बकेट्स। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम क्या बनेगा, सम टैंक्स आर पोन्ड, मान लेते हैं ये टैंक्स हैं, कुछ टैंक्स पोन्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है सम पोन्ड्स आर बकेट, कुछ तालाब बाल्टियां। ये हमारा पोन्ड्स हो गई, ये हमारी क्या होगी, बकेट्स। ये तो इस तरीके से हम अपना वेन डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और है। ये हमारे टैंक्स हो गए, ये हमारे पोन्ड्स हो गए,
जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है कि सम पॉन्ड्स आर बकेट्स। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से भी हम वेन डायग्राम बना सकते हैं अपना, जिसमें कि सम पॉन्ड्स, ये पॉन्ड्स भी बकेट्स हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है इसमें, इस तरीके से वेन डायग्राम बन सकता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने कंक्लूजन देखेंगे कौन सा कंक्लूजन हमारा सही हो रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बकेट्स आर पॉन्ड्स, कुछ बाल्टियां तालाब है। तो पहले में देख लेते हैं हम, कुछ बाल्टियां तालाब है, ये तालाब हो गए, ये बाल्टियां होगी। तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो ठीक है। तो हम अपना सेकंड कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, सम टैंक्स आर बकेट्स। ठीक है, कह रहा है सम टैंक्स आर बकेट्स। जो हमारा पहली पॉसिबिलिटी ऑफ वेन डायग्राम है, इसमें तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन जो सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ वेन डायग्राम है उसमें सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। लेकिन हम कंक्लूजन फॉलो जब ही कर पाएंगे जब दोनों पॉसिबिलिटी या सभी पॉसिबिलिटी में वो संभव होगा। तो हमारा यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बी है। तो बी हमारा सही आंसर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन का डाइस चैप्टर से लिया गया है, और इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखिए। इसमें 2 डाइस दी गई हैं, 4, 3, 5, 3, 6, 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे हमने देखा इसमें इन दोनों का सम 3 + 4 आ रहा है 7। अगर आपके क्वेश्चन में 2 फेसेस का जोड़ अगर 7 बन रहा है, तो उसको करने का तरीका कैसे होगा। जैसे 3 और 3 इसमें कॉमन है, तो हम इन चीज़ों को क्लॉकवाइज लिख लेंगे, 3, 5, 4। इसमें क्लॉकवाइज कैसे लिखेंगे, 3, 6, 2। तो ये हमारी डाइस बन गई, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे, और यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पे जो इन 2 फेस में नहीं होगा, तो इसमें यहाँ होगा, जैसे 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि 6 के अपोजिट साइड कौन सा होगा, 5। तो हमारा 5 हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक सीरीज दी गई है जिसमें कुछ गेम्स के नाम दिए गए हैं, बॉक्सिंग, टेनिस, डबल्स, वॉलीबॉल। तो हमें बताना है कि मिसिंग नंबर में बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो ये इसको हम इस सीरीज को हम लिंक करके देखते हैं, तभी हम बता पाएंगे। फर्स्ट दिया गया हमें बॉक्सिंग, सेकंड दिया गया है टेनिस, डबल्स, और जो थर्ड है वो हमारा वॉलीबॉल दिया गया है। वॉलीबॉल दिया गया, और हमसे फोर्थ हमसे पूछा गया। तो हम इसमें एक लिंक ढूंढेंगे जो सीरीज में है, किस तरीके से ये है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जो बॉक्सिंग में है वो 1-1 प्लेयर होते हैं, और जब टेनिस डबल्स में 2-2 होते हैं, वॉलीबॉल में 6-6 होते हैं। तो ये हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो प्लेयर की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्थ में क्या आएगा। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो चेस है, चेस नहीं आ पाएगा क्योंकि चेस में 1-1 होते हैं, वो आ चुका है। यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ 6-6 से ज़्यादा में ही आना चाहिए। तो बास्केटबॉल में भी नहीं आ सकते क्योंकि बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं। बैडमिंटन में भी नहीं आ सकते, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है जो कि हमारा क्रिकेट है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा क्रिकेट, जो कि हमारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का ठीक है। तो दोस्तों आते हैं आज के अपने जीएस सेक्शन के ऊपर, और जीएस में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि नेम द एंड्रॉयड एप्लीकेशन विच हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा फॉर आयुष्मान भारत स्कीम। तो सीधी सीधी बात ये पूछी गई है कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका नाम बताना है, और वो किससे रिलेटेड है, आयुष्मान भारत स्कीम से। तो इसका सिंपल सा पहला इसका जो ऑप्शन है वो आंसर है। आंसर क्या है कि ए PMJAY, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना। तो ये कराने का पर्पस यही था कि अगर एग्जाम में आए तो आपको उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम पता हो। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जीएस के पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज अनवील्ड, मतलब किस कंट्री ने दुनिया को बताया है या अपना टेस्ट किया है, अ न्यू क्रूज मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1300 किलोमीटर और 800 माइल्स। तो किस कंट्री ने रिसेंटली ये जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, ये अनवील की है। इसकी रेंज है 1300 किलोमीटर और 800 मील। तो इसका आंसर है ईरान, बी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नोटपैड के अंदर हम कई सारी चीजें टाइप करते हैं, जैसे कि आपने अपने सिस्टम में भी यूज किया होगा। तो ये पूछ रहा है कि नोटपैड इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। तो सबसे पहला दिया हुआ है विंडोज। यस, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं गूगल क्रोम। सबको पता है कि ये गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तीसरे वाले पे है मोजिला फायरफॉक्स, अगेन एक वेब ब्राउजर है। और जो चौथा वाला है मैकिंटोश, जिसको आप मैकबुक भी कहते हो आज की डेट में। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है तो इनमें से सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज है। और रिसेंटली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज में? विंडोज 10 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विंडोज। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं 42 को, ये सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आगे जो हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे इंडियन हिस्ट्री में, उसके बारे में हम ये सब पढ़ेंगे। तो अलेक्जेंडर डिफीटेड डैश, मतलब किसे हराया अलेक्जेंडर ने, इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। मतलब हाइडेस्पिस झेलम नदी को नाम दिया गया था, उसके बिहाफ, उसके जो किनारे जो बैटल हुआ था उस पर अलेक्जेंडर ने किसको हराया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है पोरस। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 42 था। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इंडियन हिस्ट्री में आगे हम एंशिएंट का पूरा पार्ट कवर करेंगे कि अलेक्जेंडर आया था, जो बैटल हुआ था, और उससे आगे जितना भी पार्ट है वो सारा कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है। बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। सो ऑब्वियसली सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ये आपको पता होगा। तो प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के जीएस के क्वेश्चंस। और अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश वाले पार्ट की तरफ। इंग्लिश वाले पार्ट में हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 एक एरर का क्वेश्चन है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। और वैसे भी आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा ये क्वेश्चन। देयर इज एन ऑर्डर फ्रॉम ए प्रेसिडेंट that from
November 1st our report is expected। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि एरर कहाँ है। तो जैसे कि हमने कहा था कि लेफ्ट टू राइट देखना होता है इंग्लिश में। इफ फर्स्ट पार्ट इज नॉट रॉन्ग देन डू नॉट चेंज इट, इफ फर्स्ट पार्ट इज राइट देन गो टू द अदर पार्ट। मतलब अगले वाले पार्ट पे जाओ अगर पहला पार्ट रॉन्ग नहीं है। ये नहीं करना कि यार आप राइट से एरर ढूंढना शुरू कर दो। तो देयर इज एन ऑर्डर फ्रॉम, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अ प्रेसिडेंट, तो ये हमारा यहाँ पर एरर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा द प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद दैट फ्रॉम नवंबर 1st आवर रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ फ्रॉम की जगह बाय आ जाएगा कि 1 नवंबर तक हमारी रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। 1 नवंबर तक हमारी रिपोर्ट जो है वो तैयार होनी चाहिए। फ्रॉम नहीं आएगा, बाय आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 82। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें हमें एक वर्ड दिया हुआ है एनॉर्मिटी, और हमसे ये पूछा गया है कि इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला होता है इमेंसिटी। एनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा, सीरियस, ठीक है, विशाल। तो इमेंसिटी का भी मतलब ही यही होता है, ह्यूजनेस, बहुत बड़ा जो होता है उसे इमेंसिटी कहते हैं। तो पहला वाला तो होगा नहीं। वास्टनेस, वेरी ग्रेट इन साइज, और इसका साइनोनिम क्या होता है वास्टनेस का? इमेंसिटी। तो ये दूसरे वाला भी नहीं होगा। और तीसरा है ट्रिवियलिटी। ट्रिवियलिटी का मतलब होता है बहुत ही छोटा अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट, नॉट सीरियस, ठीक है। और जो चौथा होता है एफ्रंट, मतलब किसी से कोई ऐसी बात कह देना जिससे गुस्सा भड़क जाए उसका, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिवियलिटी, ठीक। यानी लैक ऑफ सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस और इनसिग्निफिकेंस। और एनॉर्मिटी का क्या होता है? सीरियसनेस। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रिवियलिटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 84। इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, और ये एक्टिव पैसिव वॉइस का है। तो इसका सिंपल सा ही सीधा ही आंसर लिख देते हैं। क्या पूछा गया है कि कॉल माय बटलर इमीडिएटली। कॉल माय बटलर इमीडिएटली। तो सिंपल सा कन्वर्जन है इसका, इसमें कुछ भी नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। लेट माई बटलर बी कॉल्ड इमीडिएटली, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था, इसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए सीधा ही लिख दिया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। अब क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। ये दिया हुआ है अ डाइम्स वर्थ, और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से इसका मीनिंग कौन एक्सप्रेस कर रहा है। विच वन इज दी विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ दिस आइडियम फ्रेज, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है अ हैवी अमाउंट, बी है अ रिलायबल अमाउंट, सी है अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, और डी है एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट।
तो यार जैसे आप बोलते हो ना कभी कभी कि यार ये तो अ टाइम्स वर्थ को ऐसे आप याद कर सकते हो, जैसे जीतू सर आपको पढ़ाते हैं कि यार 2 टके का जिसकी कोई वैल्यू ना हो, अ टाइम्स वर्थ मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 2 कौड़ी का, ऐसा कुछ करके आप याद कर सकते हो, ताकि एग्जाम में अगर ये आपके सामने आ जाए तो आप इसे भूलो नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ऐसा अमाउंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो अ टाइम्स वर्थ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 96। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा है, अगेन एक इडियम दिया हुआ है और उसके बारे में पूछा है पाइप डाउन, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है एफर्ट्स टू विन, सेकंड है बी लेस नॉइजी, थर्ड वन है स्टॉप ईटिंग, और फोर्थ वन है स्टॉप वॉकिंग। ठीक है, तो यार जैसे आप पाइप डाउन को कैसे याद कर सकते हो सर के स्टाइल में, वैसे ही बता रहा हूँ आपको पाइप डाउन को। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको बच्चे दिखते हैं ना, पाइप के साथ वो कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होते हैं तो आवाज़ें निकालते हैं। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, पाइप को नीचे रख दो, यानी पाइप डाउन, उससे क्या होता है आवाज़ कम हो जाती है, वो शोर कम मचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लेस नॉइजी। आप ऐसे रिलेट करके भी इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो ये थे आज के इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चंस। और आप ई कक्षा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।